हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। तो आइए इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्थल मंडल। देखिए स्थल मंडल जो है अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे हम स्थलीय प्लेट कहते हैं। देखिए हमें इसमें दिया है कि ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। यानी जो हमारी प्लेट है, जो स्थलीय प्लेट है, या जो प्लेटें हैं इसको स्थलीय और सागरीय दो प्रकार की प्लेटें हैं। यानी सिर्फ स्थलीय नहीं है, इसके साथ ही साथ हमें सागरीय प्लेटें भी देखने को मिलेंगी। और ये दोनों प्लेटें क्या है, हमारे पृथ्वी पे गतिशील है, यानी गति कर रही हैं, या कहीं के एक स्थान से दूसरे स्थान पे धीरे धीरे ये स्थानांतरित हो रही हैं। मतलब ये हो तो रही है, लेकिन इतनी तेजी गति से नहीं हो रही है कि हम इसे देख सकें कि ये गतिशील हो रही हैं। यहाँ पे ये दिया है कि ये प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ही ये गतिशील होती हैं। तो यदि एक साल में यदि 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर तक भी ये मूव हो रही हैं, तो ये हमें नहीं पता चल सकता है। इसका जो मुख्य कारण है कि ये क्यों गतिशील हो रही हैं, किस प्रकार से गतिशील हो रही हैं, तो इसका मुख्य कारण माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर जो पिघले हुए मैग्मा है और उनमें होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। यानी जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है उसमें उसमें संवहन धाराएं उत्पन्न होते दो विपरीत दिशाओं में। तो इन्हें संवहन धाराओं के आधार पे ही जो यदि ऊपर प्लेट स्थित है तो वो प्लेट क्या होती है, गतिशील होती है। जिस दिशा में संवहन धाराएं गतिशील हो रही हैं उस दिशा में प्लेटें भी गति करेंगे। आगे हम देखते हैं पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। देखिए प्लेट की इस गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पे हमें परिवर्तन दिखाई देता है या परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पे ही विभाजित किया जाता है। यानी ये जो बल कार्य कर रहे हैं इन्हीं बल के आधार पे पृथ्वी पे की गति को विभाजित किया गया है और इन्हीं के कारण हमें गतियां उत्पन्न होती नजर आती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होने वाले जो भी बल हैं या जो भी गति हैं या जिन बलों के कारण हमें पृथ्वी के बाह्य भागों में परिवर्तन देखने को मिलता है, तो इसे हम आंतरिक बल कहते हैं। यानी आंतरिक बल यानी जो आंतरिक हलचलों के कारण जिस क्रियाकलाप के द्वारा ये प्लेटें जो है, महासागरीय प्लेटें या स्थलीय प्लेटें गति कर रही हैं, तो इसे हम आंतरिक बल या इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। इस रूप में हम इसे परिभाषित करते हैं। और जो बल पृथ्वी के सतह पे उत्पन्न होते हैं, यानी जो बल पृथ्वी के बाएं सतह पे स्थल खंड पे क्रियाशील होते हैं, उन्हें हम बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। यानी आंतरिक भाग में होने वाले गति को हम आंतरिक बल और बाह्य भागों में होने वाले जो भी गति है या क्रियाकलाप है उसको हम बाह्य बल या बहिर्जनिक बल के रूप में इसे विभाजित करते हैं। देखिए जो आंतरिक बल है इसकी ये विशेषता है कि जो आंतरिक बल है ये बहुत अकस्मात गति करता है। यानी अचानक बहुत कम ही समय में इस गति द्वारा हमें पृथ्वी पे परिवर्तन देखने को मिल जाता है। जिस प्रकार हम भूकंप और ज्वालामुखी तो सब लोग जानते होंगे। तो जो भूकंप और ज्वालामुखी है ये सारे के सारे क्या है, हमें बहुत अचानक ही सुनाई देता है कि यहाँ पे भूकंप आ गया, यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो ये सारे एक कहें कि एक अचानक क्रियाएं होती हैं, तो हमें ये तुरंत देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आकस्मिक गति भी कहते हैं आंतरिक बल को। तो इसमें इसे आकस्मिक गति के कारण जब भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो पृथ्वी की सतह पे हमें बहुत अत्यधिक हानि देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे पृथ्वी की गतियों को वर्गीकृत किया गया है बहुत ही सुंदर ढंग से। देखिए सबसे पहले दिया है आंतरजनिक बल, दूसरा है बहिर्जनिक बल। आंतरजनिक बल में है आकस्मिक बल और एक है पटल विरूपण बल। यानी आकस्मिक बल यानी आकस्मिक बल जो लगता है इसमें तुरंत हमें पृथ्वी पे परिवर्तन देखने को मिलता है। इस प्रकार से इसमें 3 प्रकार के परिवर्तन शामिल है। जैसे एक तो हमें देखने को मिलता है भूकंप बहुत अचानक आता है, दूसरा ज्वालामुखी वो भूस्खलन, ये बहुत अकस्मात बहुत कम समय में हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा है पटल विरूपण, इसमें यह है पर्वत निर्माणकारी बल। तो जो पर्वत निर्माण होता है वो भी पृथ्वी की आंतरिक गति के कारण ही होता है, आंतरिक बलों के कारण होता है। तो पर्वत हम देखते हैं तो हम अचानक नहीं देख पाते हैं कि पर्वत का अचानक ही वृद्धि हो गया, विकास हो गया। उसमें बहुत धीरे धीरे
उसका निर्माण होता है। तो यानी कह सकते हैं कि जो पटल विरूपणी बल है, ये बहुत धीरे-धीरे इस बल द्वारा किसी भी पृथ्वी पे जो भी स्थल रूप का निर्माण हो रहा है या पर्वत का निर्माण हो रहा है, बहुत धीरे-धीरे होता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि धीमी गति है या मतलब बहुत स्लो बल है, स्लो फोर्स लगता है इसमें, पटल विरूपणी बल में। जो दूसरा बल है बहिर्जनिक बल, यानी बहिर्जनिक बल में शामिल है अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय अपर्दन निक्षेपण, ये सारे बहिर्जनिक बल के भाग हैं। बहिर्जनिक बल में जो अपर्दन होता है, इसमें 3 कारक शामिल हैं। पहला हो गया नदी का बहता हुआ जल। दूसरा है पवन द्वारा जो भी अपक्षय होता है, फिर उनका अपर्दन जो होता है उसको परिवहन द्वारा जाकर दूसरे स्थान पर निक्षेपण करते हैं। तीसरा हो गया समुद्री तरंग, ये भी अपर्दन निक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वो चौथा हो गया आपका हिमनद। तो समुद्री तरंग व हिमनद, ये सारे बहिर्जनिक बल के उदाहरण हैं या बहिर्जनिक बल के ही ये रूप हैं। बहिर्जनिक बल में क्रिया करने वाले ये सारे कारक सम्मिलित किए जाते हैं। आइए हम ज्वालामुखी देखते हैं। देखिए, जो ज्वालामुखी है, भूपर्वतीय पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, और पिघले हुए पदार्थ में वो शामिल है मैग्मा। यानी इस छिद्र के द्वारा जो पृथ्वी के अंदर जो भी मैग्मा का निर्माण हो रहा है, ये मैग्मा अचानक विस्फोट के द्वारा इस नली द्वारा, इस छिद्र द्वारा बाहर आकर के विस्फोटित हो जाता है या फैल जाता है। तो इससे जो निकलता है, इससे हम क्या कहते हैं, गैसें व राख भी इसमें सम्मिलित होते हैं मैग्मा में। मैग्मा के साथ साथ इसमें हमें गैसें व राख भी देखने को मिलेंगे। ये जो नली होती है, ये पाइप होती है, इसी के द्वारा मैग्मा बाहर निकलता है। ये जो इसका मुख होता है, इसको क्रेटर कहा जाता है, यानी विस्फोट द्वारा इसका मुख कुछ टूट करके भाग चौड़ा हो जाता है, तो इसको नाम दिया जाता है क्रेटर, जो कि इसमें दिया गया है। और इससे निकलने वाला पदार्थ जब बाहर आके स्थलीय भागों में फैलता है, तो इसको नाम दिया जाता है लावा। देखिए, ये जो ऊपर भाग है, स्थलीय भाग है, इसको नाम दिया गया है पर्पटी, और इसके नीचे का भाग जो है ये है मेंटल। तो हमें जो मैग्मा का फॉर्मेशन होता है, जो मैग्मा का निर्माण होता है, ये हमें देखने को मिलता है इसी मेंटल में, और इसे क्या कहा जाता है, मैग्मा कोस्ट। आगे देखते हैं। यहाँ दिया है कि जो स्थलीय प्लेटों हैं, इन्हीं प्लेटों की गति करने पे पृथ्वी की सतह पे कंपन होता है, यानी प्लेटें जो टकराती हैं, गति करती हैं, तो उस कंपन के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर कंपन उत्पन्न होता है, और इसी कंपन को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। इसमें भूकंप में 2 मुख्य केंद्र शामिल होते हैं, एक होता है उद्गम केंद्र और एक होता है अधिकेंद्र। देखिए, जो उद्गम केंद्र दिया है, यानी ये धरातल के नीचे, यानी जो भू सतह होता है उसके, देखिए जो उद्गम केंद्र होता है वो पृथ्वी के स्थान का, यानी पृथ्वी के भूपर्वतीय के नीचे का वो स्थान होता है जहाँ पे कंपन आरंभ होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि उद्गम केंद्र, यानी कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है और जहाँ से पृथ्वी के धरातल के अंदर से भूकंप उत्पन्न होता है, इसे हम कहते हैं उद्गम केंद्र, या इसे भूकंप मूल कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम फोकस के नाम से भी जानते हैं। और जो अधिकेंद्र दिया है, अधिकेंद्र वह स्थान होता है जहाँ पे पृथ्वी के धरातल पे सबसे पहले भूकंप की स्थिति दर्ज की जाती है, तो ये होता है अधिकेंद्र। यानी ये आपका हो गया अधिकेंद्र और ये हो गया आपका उद्गम केंद्र। ये होता है, या जो अधिकेंद्र होता है उद्गम केंद्र के बिल्कुल ऊपर ही सीध में स्थित होता है। तो ये 2 मूल स्थान होते हैं जो जुड़े होते हैं भूकंप से। जैसे जैसे यहाँ पे दिया है कि जो अधिकेंद्र होता है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, यानी अधिकेंद्र के पास में जितने भी वस्तुएं, जितने भी लोग, जितने भी आधारभूत संरचनाएं हैं स्थित होंगी, सर्वाधिक हानि होगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे इसकी गति बहुत तीव्र होती है, तो इस वजह से यहाँ पे सर्वाधिक नुकसान हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम अधिकेंद्र से दूर जाते जाएंगे, हटते जाएंगे, इसकी गति या इसका जो नुकसान होता है या प्रभावी क्षमता होती है कम होती जाती है, भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसा कि इस चित्र में भी दिया गया है, यानी जो उत्पत्ति केंद्र है पृथ्वी के धरातल के अंदर, ये हो गया आपका उद्गम केंद्र या भूकंप मूल हो गया, और सबसे पहले जहाँ पे पृथ्वी पे ये महसूस की जा रही है, ये हो गया आपका अधिकेंद्र। और ये भूकंप हमें देखने को मिलता है जब भी प्लेटें टकराती हैं, जैसे इसमें प्लेट भी दिखाया गया है, ये 2 प्लेटों के टकराने की वजह से हमें
भूकंप की स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए भूकंपीय तरंगों के बारे में दिया है। आइए जान लेते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। देखिए भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकारों में बांटा गया है। पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, दूसरा है एस तरंगे, या इसे हम अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं, और तीसरा है एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। पृष्ठीय तरंगे का मतलब धरातलीय तरंगे। एल तरंगे हमें इसका देखने को मिलता है प्रभाव धरातल पे, तो इसलिए इसको धरातलीय तरंग के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। हम कम कर सकते हैं। भविष्यवाणी तो उतना संभव नहीं है, इतने अचानक कहें कि आकस्मिक समय में आता है कि नहीं पता चल पाता है लोगों को, या हमारे जो भी भूकंप से अध्ययन करने वाले इसमें जो भूगोलवेत्ता वैज्ञानिक लगे हुए हैं उनको भी। देखिए कुछ स्थानीय लोग, जैसे जो स्थानीय लोग हैं वो कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके, तालाब में मछलियों की उत्तेजना को देख के, वो सांपों का धरातल पे आना, यानी सांप जो होते हैं कह जाते हैं कि बहुत इनकी स्किन जो त्वचा होती है बहुत सेंसिटिव होती है, और ये जिस गति को मानव का कान नहीं सुन सकता है, जिस ध्वनि को या आवाज को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं, उसको ये सारे जीव अनुभव कर लेते हैं। इसलिए इन जीवों के व्यवहार में परिवर्तन को देख करके जो भी स्थानीय लोग हैं वहाँ पे अनुमान लगाते हैं कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। देखिए भारत में हम गुजरात में एक भूकंप आया था 2001 में, 26 जनवरी 2001 को। इसका कुछ आंकड़ा दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो भूकंप था रिक्टर स्केल पे 6.9 की तीव्रता वाला ये बहुत ही भीषण भूकंप था, यानी 6-7 के करीब आंकड़े और इसके ऊपर के तीव्रता वाले भूकंप आते हैं वो बहुत ही भयानक, भीषण, वो बहुत ही विनाशकारी होते हैं। इसमें देखिए इसमें दिया है कि स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुआ था इस भूकंप से। इसमें इमारतों के गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत हुई थी। मौत की आशंका जाहिर की गई थी। इसमें फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सब अवरोधित हो गए थे। कई स्थानों पे तो आग लग गए थे। यह चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने की वजह से। उस समय भूकंप की इस प्रभावित घटना की वजह से राष्ट्रपति ने आपातकालीन घोषणा भी कर दी थी वहाँ पे। ये सारे तथ्य दिया हुआ है जो 2001 में भूकंप आया था गुजरात में। आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि भूकंप का मापन एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। उसे कहते हैं भूकंप लेखी कहते हैं। जो भूकंप की तीव्रता होती है वो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, यानी बहुत कम नुकसान देखने को मिलता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वो वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, और जिसकी तीव्रता 6 से अथवा उससे अधिक होती है ये बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही भीषण होते हैं, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है तो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। और इस प्रकार के भूकंप 7 रिक्टर स्केल वाले जब आते हैं और सागरों में यदि आते हैं तो इससे हमें सुनामी जैसी भीषण आपदा देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे दिया है कि भूकंप से बचाव की तैयारी हम कैसे करें। कुछ सुरक्षा के उपाय दिया है कि सुरक्षित स्थान पे हम चले जाएं। यदि रसोई के काउंटर में हो तो मेज के नीचे या दीवार के जो कोने हैं उसमें छिप जाएं। आग वाले स्थान से चिमनी आसपास के टूट सकने की संभावना होती है। खिड़कियों, दर्पण, जो शीशे के फ्रेम लगे होते इन सब से हमें दूर हट जाना चाहिए यदि अपने घर में है तो। देखिए आगे देखते हैं हम मुख्य स्थलाकृतियां। मुख्य स्थलाकृतियों में यही अपक्षय व अपरदन से बनने वाली मुख्य स्थलाकृतियां क्या हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, ये अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि अपक्षय एवं अपरदन नामक 2 प्रक्रम है। ये दोनों प्रक्रमों का महत्वपूर्ण स्थान है दृश्य भूमि के निर्माण में। इन प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है, और भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं।
यानी अपक्षय जो होता है इसमें चट्टानों का टूट-फूट होता है और एक स्थान पे पड़े रहते हैं। अपरदन में क्या होता है, उनका टूट-फूट होता है, अपने रगड़ द्वारा घिसते भी हैं, साथ-साथ वो गतिशील भी होते रहते हैं। ये वे अपरदित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाते हैं। और उसके साथ जब अपक्षय व अपरदन इन दोनों द्वारा जो अवसाद उत्पन्न होता है उसको जो परिवहन के कारक हैं उन कारकों द्वारा ले जाकर के एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। तो अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण इन 3 प्रक्रियाओं द्वारा किसी स्थलाकृति का या तो बिल्कुल उसका क्षय होता है, उसकी अवनति होती रहती है और फिर उस अवसादों को ले जाकर जिस स्थान पर जमाव किया जाता है, जिस प्रक्रिया द्वारा जमाव किया जाता है, तो उस प्रक्रिया द्वारा कुछ स्थलाकृतियों का हमें निर्माण भी देखने को मिलता है। अपरदन एवं निक्षेपण की ये प्रक्रम ही पृथ्वी के धरातल विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नदी के कार्य। देखिए जो नदी का जल है इससे दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी गड्ढे ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। यानी ढाल बहुत तीव्र है, चट्टानें भी बहुत कड़ी हैं, कठोर हैं, तो वहां से नदी का जल यदि गिरता है ऊंचाई से तो इसे हम नाम देते हैं जलप्रपात। जैसे इस चित्र में दिखाए गए जल आकर के यहाँ पे तीव्र ढाल के कारण गिर रहा है तो यहाँ पे हमें जलप्रपात का निर्माण दिखाई दे रहा है। इस जलप्रपात का निर्माण तो इसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ की चट्टानें जो है कठोर हैं। इस तथ्य को हम देख लेते हैं। देखिए दिया है कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो ये जलप्रपात हमें दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। यानी दक्षिण अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला, वहां पे हमें एंजल जलप्रपात देखने को मिलता है और ये एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अन्य प्रकार के जलप्रपात हमें उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पे भी स्थित जो नियाग्रा जलप्रपात है, अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पे स्थित विक्टोरिया जलप्रपात, ये सारे जलप्रपातों के उदाहरण हैं। और हमें भारत में भी विभिन्न प्रकार के जलप्रपात देखने को बहुत सारी नदियों पे देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ दिया है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पे बहने लगती है और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम विसर्ग कहते हैं। जैसे इसमें हम चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये जो पर्वतीय भागों में तो नदी अपनी घाटियों को गहरी करते हुए बहती है तो उसकी घाटियां बहुत गहरी रहती हैं। जैसे ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो इसमें अवसाद की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। अवसाद की मात्रा अधिक होने की वजह से उसकी गति कम हो जाती है तो फिर ये ऐसे मियांडरिंग या फिर विसर्प बनाते हुए गति करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। देखिए यहाँ दिया कि विसर्प लूप के सिरे के निकट आ जाते हैं। समय के साथ साथ विसर्प जो होता है लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, चाप झील। ये मुख्य तथ्य है विसर्प और चाप झील कहते हैं। यानी इसको यदि कट करके अलग हो जाता है तो ये जो जल का एक क्षेत्र बचा रह जाता है मुख्य जलधारा से, तो ये होता है चाप झील कहते हैं, या इसको हम गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं। कभी कभी नदी अपने अपतटों से बाहर बहने लगती है, यानी उसमें जल की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है नदी घाटी में तो अपने अपतट से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप जो निकटवर्ती क्षेत्र है उसमें बाढ़ आ जाती है। बाढ़ इसी जल भराव के कारण आता है। फिर उसी बाढ़ के कारण जब नदी घाटी से जल बाहर जाता है तो इसमें क्या करता है कि मिट्टी एवं पदार्थों को जो अवसाद जमा रहते हैं, इसी अवसादों को क्या करता है कि वो अपने जो घाटी क्षेत्र है, घाटी के बाह्यवर्ती क्षेत्रों में क्या होता है कि वो उसको जमा कर देता है। तो इससे हमें निर्माण देखने को मिलता है बाढ़कृत मैदान का। बाढ़कृत मैदान का निर्माण देखने को मिलता है जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है कृषि कार्य की दृष्टि से। देखिए इसमें एक भू आकृति है तटबंध। जो तटबंध है ये निर्मित होता है जो नदी का उत्थित तट होता है, इसी तटों को हम तटबंध कहते हैं। यानी इस चित्र में हम देख पा रहे हैं ये नदी हो गई, नदी का जो ये तटवर्ती भाग है कुछ उठा हुआ है, तो इसे उठे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, तटवर्त कहते हैं, तटबंध कहते हैं। और ये जो विसर्प है ये तो हम देख ही पा रहे हैं, जितने भी मोड़ हैं ये हो गया आपका विसर्प। ये जो एक झील कट के अलग हुआ है ये हो गया गोखुर झील या चाप झील कहते हैं। और ये पूरा क्षेत्र है यह है बाढ़ का मैदान, यानी नदी के बाढ़ द्वारा जो भी अवसाद उसमें रहते हैं उसको ले आकर के इसके बाहरी भाग में फैला दिया जाता है, इससे बनता है बाढ़ का मैदान का निर्माण होता है।
देखिए एक और भूआकृति दी है वितरिका। तो इसमें वितरिका क्या होता है? वितरिका जो होता है, नदी अपने वृद्धावस्था में अवसाद की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, तो उन अवसादों को निक्षेपित करके कई जलधाराओं के रूप में निकल करके वो बहने लगती है, तो उसे हम कहते हैं वितरिका। ठीक, कई छोटी छोटी जलधाराएं उसमें से निकल के बहने लगती हैं। और फिर अगला शब्द है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा जो होता है, जो प्रत्येक वितरिका होती है अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहाने के अवसादों को संग्रह कर लेती है और संग्रह करके उसके मुहाने पे बिल्कुल जमा कर देती है। छोटे छोटे जलधाराओं के रूप में ये जल यहाँ से इसमें से निकल जा रहा है, निकल कर सागर में मिल जा रहा है। तो ये जो अवसाद जमा हुए रहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इसको सामूहिक रूप से इसको नाम दिया जाता है डेल्टा। इसको हम डेल्टा कहते हैं। यानी डेल्टा का निर्माण हमें बिल्कुल नदी के वृद्धावस्था या अंतिम अवस्था में देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंगों के क्या कार्य है? देखिए जो समुद्री तरंग है, ये अपरदन एवं निक्षेपण द्वारा तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होता है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं और इनको नाम दिया जाता है गुफा। यानी यही जो सैलें होती हैं, ये जो दरारें होती हैं समय के साथ साथ चौड़ी हो जाती है, तो इसको हम समुद्री गुफा कहते हैं। और फिर आगे देखते हैं, इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे हम तटीय मेहराब कहते हैं। यानी गुफाएं बहुत चौड़ी हो जाती हैं, इनकी चौड़ाई बहुत बढ़ जाती है, तो एक मेहराब की तरह दिखता है, तो इसे हम तटीय मेहराब कहते हैं। आगे है कि लगातार अपरदन द्वारा, फिर उस पर यदि अपरदन हो रहा है, जब वो छत को भी तोड़ देता है, छत टूट के गिर जाती है, केवल दीवारें बची रह जाती हैं, तो जो दीवारों जैसी संरचना है ये कहलाता है स्टैक। यानी देखिए यहाँ पे ये गुफा हो गया, फिर जैसे इसका आकार बढ़ने लगता है, ये बिल्कुल इस प्रकार की स्थलाकृति ले लेगी, ये बिल्कुल छत की तरह बचा रह जाता है, इसे हम कहते हैं मेहराब, तटीय मेहराब। और जब ये बिल्कुल टूट के गिर जाता है, यानी देखिए यहाँ पे गिर चुका है, तो ये जो खड़े ढाल नुमा संरचना बच रहा है, इसे हम कहते हैं स्टैक। और इधर भी ये जो इधर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये टूट के गिर गया है, यानी और फिर ये भी गुफा का निर्माण हो रहा है, ये भी टूट के गिर जाएगा, तो ये जो स्तंभ बचेगा, इसे हम कहते हैं स्टैक। यहाँ पे एक और शब्द दिया है समुद्र भृगु। समुद्र भृगु क्या है? देखिए इसमें दिया है कि जब समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तट जो होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का भी निर्माण करते हैं। समुद्री पुलिन भी इसे समुद्री तरंगों द्वारा ही निर्मित एक प्रकार की संरचना है। आगे हम हिमनद के कार्य देखते हैं। हिमनद के क्या कार्य हैं? देखिए हिमनद अथवा हिमानियाँ ये बर्फ की नदियाँ होती हैं, कहें कि बर्फीली नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गुलास्मी जो मिट्टी होती है एवं जो पत्थरों से भुदृश्य का अपरदन करती है, और फिर ये जो हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण भी करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील भी बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल होते हैं, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती हैं। यही निक्षेप जो होते हैं हम इनको हिमोड़ कर कहते हैं। यानी नदी द्वारा जैसे जो भी अवसाद लाके जमा किए जाते हैं, उनसे हमें जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है, उसे हम जलोढ़ मैदान कहते हैं। उसी प्रकार से जो ये हिम नदियों द्वारा अपक्षय अपरदन द्वारा जो उसमें चट्टानें होती है, जो सैल खंड होते हैं, उनका अपरदन करते हैं, उनको विघटित करके उनको जो अपने द्वारा बहा कर लाती हैं और ला के जब उनका निक्षेप करते हैं, तो उसी निक्षेप को हम क्या कहते हैं? उसको नाम देते हैं हम हिमनद हिमोड़। हिमनद हिमोड़ कहते हैं। जैसे इस चित्र में हम देख पा रहे हैं, जो ये सारे पूरे ऊंचाई पे इनका हमें हिमनद के कार्य देखने को मिलेंगे। ये सारे बर्फ के क्षेत्र हैं, जितने भी सफेद सफेद चादर के रूप में बिछा दिख रहे हैं, सारे बर्फ के क्षेत्र हैं। ये सारे बर्फ की नदियां हैं, इसके द्वारा ये हिमनद हमें हिमोड़ का रचना देखने को मिलता है, या उनका निर्माण ये हिमोड़ द्वारा हिम नदियों द्वारा होता है। आगे देखते हैं पवन के कार्य। देखिए पवन का कार्य जो है, इसका मुख्य प्रभाव हमें देखने को मिलेगा रेगिस्तानी क्षेत्र में और मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्रों में। देखिए रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में हम छत्रक के आकार के सैल देखते हैं, जिन्हें हम छत्रक सैल कहते हैं। पवन जो है सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटता है, क्योंकि निचले भाग को आसानी से क्यों काटता है? क्योंकि वहाँ पे उसमें बहुत सारे उसमें कहें कि
जो कंकड़ पत्थर होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि अपरदन के कारक, और स्वादु की मात्रा होती है और थोड़ा गति भी उनकी अधिक होती है, इसलिए वो जो नीचे के चट्टान होते हैं उनको काटने में उनको काफ़ी वो सहायता करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि जो पवन है सेल के ऊपरी भाग के पीछे निचले भाग को आसानी से काट देते हैं। तो जब निचले भाग को आसानी से काट देंगे तो क्या होगा, ऐसे में जो सेल के आधार है बहुत संकीर्ण यानी पतले हो जाएंगे और शीर्ष क्या होते हैं विस्तृत यानी चौड़े दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से कहेंगे जो छत्रक सेल है, छत्रक सेल कुछ इस प्रकार का होता है। तो जो छत्रक सेल हम कह सकते हैं कि छत्रक सेल का निर्माण इस वजह से होता है। देखिए पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी छोटी पहाड़ियां बनाती हैं और ये जो पहाड़ियां होती हैं इनको हम नाम देते हैं बालू टिब्बा। देखिए जो बालू के कण होते हैं बहुत महीन एवं हल्के होते हैं, तो वायु उनको उठा करके अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो उससे जो निर्मित मैदान होता है उसको हम कहते हैं लोयस। लोयस या लोयस का मैदान। तो ये छत्रक सेल, बालू का टिब्बा, लोयस, ये सारे के सारे पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं जो कि शुष्क व रेगिस्तानी भागों में हमें देखने को मिलेगा। आगे हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें दिया है कि इनमें से कौन से समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। एक है सेल, दूसरा है किनारा, तीसरा है समुद्री गुफा। तो जो समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है ये हो जाएगा सेल। दूसरा प्रश्न हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। ऑप्शन 1 है बाढ़कृत मैदान, ऑप्शन 2 है पुलिंग, ऑप्शन 3 है हिमोड़। तो जो हिमनद की निक्षेपण विशेषता है ये है हिमोड़। ऑप्शन 3 है कि पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटनाएं होती हैं। ज्वालामुखी होगा, वलन होगा या बाढ़कृत मैदान का निर्माण होगा। जो आकस्मिक घटना ये है ज्वालामुखी। आगे है कि छत्रक शैलें पाई जाती हैं किस प्रकार के क्षेत्र में, रेगिस्तान में या नदी घाटी में या हिमनद में। तो ये जो पाई जाती हैं रेगिस्तान में पाई जाती हैं। चाप झील कहाँ पे पाए जाएंगे, हमें तभी हम पढ़े हैं कि चाप झील कहाँ पे पाए जाएंगे, हिमनद में पाए जाएंगे या नदी घाटी में, रेगिस्तान में। तभी हम देखेंगे चाप झील या गोखुर झील, तो ये निर्माण होती है नदी घाटियों में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।